क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया ना? वेरी गुड। आपके कॉमर्स सिलेबस में हम इतनी लॉन्ग एक जर्नी करते हुए आ गए हैं। कहां पे पहुंचे हैं? चैप्टर 8 पर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था और उसमें हमने 3 पॉइंट्स देखे थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3। और आज बारी है पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम देखेंगे डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, यानी कि अंतर्देशीय स्रोत क्या क्या हैं जिससे एक व्यवसाय अपना फंड्स ला सकती है। तो इसमें 10 पॉइंट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम 2 पार्ट्स में बांटें। ये पहले पार्ट में देखेंगे और सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं सबसे इजी पॉइंट से। वो है आपकी संचित आय या रिटेन्ड अर्निंग्स। इसका मतलब क्या हुआ? आप जो बिजनेस करते हैं, जो बिक्री करते हैं साल में, उसके सारे खर्चे के बाद जितना बचता है उसको आप बचा के रख देते हो और बचा कर आप एक पॉट टाइप का तैयार करते हो, ताकि जिस दिन आपको जरूरत पड़े कि आप फैक्ट्री को बढ़ाएंगे, नए मशीन लाएंगे, रेनोवेशन करेंगे या कोई नई फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। आपके पास पैसे हैं। कितनी पूंजी है वो डिपेंड करेगा कितने सालों से आप बचा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हर साल आपकी सेल कितना होता है। और नंबर 3, आप कितना बचा पाते हैं। डिविडेंड वगैरह सब कुछ देने के बाद आपके पास बचता क्या है। तो जब आपको जरूरत पड़े, हम कह रहे हैं ना, ये सबसे लाभदायक है। क्यों है? क्योंकि ये आपका फंड है, आपको किसी से नहीं पूछना। आपकी ना ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। आप इस महीने में कुछ लगाना चाहो, उस महीने में कुछ लगाना चाहो, किसी से नहीं आपको पूछना। न ही आपके एसेट्स पर कोई चार्ज पड़ेगा और न ही आपको अपने आप को कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए तो इसको सबसे ईजी मानते हैं। पर इसकी कुछ सीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। नंबर 1, ये पैसे जो आप बचा के रख रहे हो, अगर इस पैसे को आप तभी तभी काम पे लगा देते तो शायद ये पैसे और भी बढ़ जाते। तो ये जो लिमिटेशन है, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा होता है कि आप अगर बहुत ज्यादा सेल नहीं कर पाए हैं इतने सालों में, तो आपका जो पॉट बनेगा वो भी छोटा ही पॉट बनेगा। और आगे जाते हुए भी अगर आपकी बिक्री बहुत ज्यादा नहीं हो रही है, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है वो पूंजी कम पड़ सकती है। तो ये हुआ संचित आय या रिटेन्ड अर्निंग। आप समझ गए इसको? तो चलो अब नंबर 2 की बारी, जो है हमारा ट्रेड क्रेडिट या व्यापारिक साख। आप एक व्यापारी हो, आपको सामान खरीदना है। आपने जिनसे सामान खरीदा, आपने उनसे कहा, भाई मैं आज आपको पेमेंट नहीं कर सकता, 10 दिन बाद पेमेंट करूंगा। तो आपको 10 दिन का एक क्रेडिट पीरियड मिल गया। इस 10 दिन के क्रेडिट पीरियड का मतलब क्या हुआ कि आप अपना बिजनेस स्मूथली चला रहे हो, 10 दिन बाद ही ना आपको पेमेंट करना है। तो ये है आपका व्यापारिक साख। इसके लाभ क्या है कि ये ना आपको काफी आराम से मिल जाती है अगर आपके उन व्यापारी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हो। वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं और वो जानते हैं कि आपको क्रेडिट देंगे तो आप जरूर उसको निपटाएंगे और राइट टाइम पे निपटाएंगे। ये 2 पॉइंट्स अगर आपके हैं तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें भी आपके एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं पड़ता। और इसकी सीमाएं क्या है? क्योंकि इतना आसान से मिल जाता है तो बहुत लोग इसको लेने की कोशिश करते हैं और कई बार ना वो कुछ ज्यादा ही व्यापार करने की कोशिश करते हैं। पर अगर नहीं बिका, अगर वो व्यापार नहीं सक्सेसफुल हुआ, तो आपका जो डेट है, आपका जो ऋण है, वो काफी बड़ा हो जाएगा। 3 नंबर पे हम देखेंगे फैक्टरिंग या आढ़तिया द्वारा वित्त सेवाएं प्रदान करना। ये क्या चीज है? ये ना 1990s से पहले ये बहुत ज्यादा नहीं था। 1990s के बाद आरबीआई ने इसे अलाउ किया और आज की तारीख पे ये सारे बैंक ये सेवा प्रदान करते हैं। तो ये सेवा है क्या? फैक्टरिंग है क्या? सपोज आपने सामान बेचा है 5-6 लोगों को, हाँ, अच्छे बिल, आपके इनवॉइसेस आपने रेज किया है, पर वो आपको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपका तो एक कैश क्रंच हो जाएगा ना। आप अपना बिजनेस कैसे करेंगे? लोगों की सैलरीज देनी है, आपको कच्चा माल खरीदना है, आपको तो कैश की बहुत जरूरत है, पर आपके कस्टमर आपका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? ये जो फैक्टर्स हैं, ये आपसे आपके सारे बिल खरीद लेंगे। सपोज आपका बिल का टोटल अमाउंट था 1 लाख रुपीज और वो आपको 80% या 90% पैसे आपको दे देंगे, आपको भर देंगे। 80,000 90,000 आपके पास आ गया। अब फैक्टर आपके बिल लेकर वो बिल कस्टमर से वो पेमेंट लेंगे और उसकी पूरी मेहनत वो करेंगे और जितना पूरा मिल जाएगा उनको, वो फैक्टर के पास चला जाएगा। आप समझ गए ना इसको? तो ये फैक्टरिंग 2 तरीके के होते हैं। एक कहते हैं आलंबन सहित, दैट इज विथ रिकोर्स। उसका मतलब क्या है कि अगर फैक्टर कस्टमर से पैसे निकाल नहीं पाया तो जो जोखिम होगा उसको आपको भी शेयर करना पड़ेगा। दूसरा होता है विदाउट फैक्टरिंग या आलंबन रहित। इसका मतलब फैक्टर ने पूरा रिस्क, पूरा जोखिम अपने पर ले लिया, आपको इसमें और फिर कुछ नहीं करना। तो इसका अमाउंट थोड़ा कम होगा आपके लिए, पर फैक्टर इस रिस्क भी तो ज्यादा ले रहे हैं।
तो इसके लाभ क्या हैं? नंबर 1 कि आप अपने बिजनेस को शांति से कर सकते हैं। आपको कस्टमर के पीछे भाग भाग कर आपका टाइम खराब नहीं करना, वो काम फैक्टर करने वाले हैं। बेशक फैक्टर के लेने से उनको एक परसेंटेज फी आप दे रहे हैं, पर आपका वो काम तो वही निकाल रहे हैं ना, और आपका कोई बैड डेट नहीं बन रहा है। एक और चीज याद रखना, फैक्टरिंग से ना आपकी जो संपत्तियां हैं, आपके जो एसेट्स हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं होता। फैक्टरिंग की कुछ सीमाएं भी हैं। अगर आपके बड़े सारे छोटे बिल हैं और फैक्टर सबको ले लेता है, तब ना वो परसेंटेज अमाउंट आपका ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब आपके पास कम कैश आएगा। विल यू रिमेंबर दिस? 4th नंबर पे हम देखेंगे लीज मोनेटाइजेशन, लीज वित्तयन। ये क्या चीज है? आपके पास एक संपत्ति है, एक लेटर से एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, जिसको आप यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो पड़े पड़े खराब हो रहा है। आप चाहते हैं कि आप इसको लीज पर किसी को दे दें, या किराए पे किसी को आप दे रहे हो, तो आप उसके साथ एक लीज डॉक्यूमेंट साइन करोगे। लीज को कहते हैं पट्टा। जो लीज करता है उसको कहते हैं पट्टकार या लेसोर, जो आप हैं, और जो लीज लेता है उसको कहते हैं पट्टाधारक या लेसी, जो आपके किराएदार होंगे। तो लीज में लिखा होगा टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए आप लीज दे रहे हैं, और लीज के बदले, आपके घर में रहने के बदले वो आपको कितना अमाउंट देते रहेंगे, कित पीरियड में देंगे, कितने दिन में देंगे, ये सारा लीज में क्लियरली लिखा रहता है। तो किन चीजों पे लीज होता है? जैसे मैंने आपसे बोला, एक तो होता है प्रॉपर्टी पे। एक और तरीके का होता है, सपोज आपको अपने फैक्ट्री में 100 कंप्यूटर्स लगाने हैं और आप नहीं चाहते 100 कंप्यूटर्स खरीदना, तो आप किसी सप्लायर से बात करो जिसके पास इतने सारे कंप्यूटर हैं, वो आपको लीज पे कंप्यूटर दे देंगे। जब लीज के बदले आप उनको एक अमाउंट देते रहना कंप्यूटर यूज के लिए। जब लीज खत्म हो जाएगा, कंप्यूटर्स आप उनको वापस कर दोगे। तो लीज के गुण क्या हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको सामान खरीदना नहीं पड़ा। आप लीज पे अगर ले लोगे तो आपका खर्चा कम आएगा। और जो पट्टकार है उसके लिए भी सुविधा है कि उसका जो सामान पड़ा हुआ था, वो उस सामान को मोनेटाइजेशन करके उनको उससे इनकम मिल रहा है। इसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा तामझाम इसमें नहीं होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप लीज के लिए पैसे दे रहे हो ना, इसमें आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलेगा। पर एक चीज़ आप जरूर याद रखना, लीज का मतलब ये नहीं है कि वो संपत्ति या वो जो भी कंप्यूटर वगैरह जो भी है ये आपका हो गया। लीज खत्म होने पर ये आप उसे वापस दे देंगे। एंड वन फाइनल पॉइंट कि जो लीज पीरियड के अंदर आप ना उस संपत्ति में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसको भी आप याद रखना। और इसकी सीमाएं क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, इस पीरियड में, लीज के पीरियड में आप इस संपत्ति पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 जो एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर संपत्ति का मालिक जो पट्टकार है वो अगर लीज को रिन्यू नहीं करे, नवीनीकरण ना करे, तब आपके बिजनेस पर नुकसान पहुंच सकता है। और अगर आप अग्रीमेंट पीरियड खत्म होने से पहले लीज को खत्म करना चाहते हो, तब आपको थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और फाइनल पॉइंट जो है, प्रॉपर्टी के संपत्ति आप नहीं बनोगे, संपत्ति तो जिसकी है उसी की रहेगी। लीज पीरियड खत्म होने पे आपको वापस कर देना है। 5th मेथड को देखो, इसको कहते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। ये क्या चीज है? एक कंपनी पब्लिक से कहती है आप हमारे पास अपने पैसे जमा रखो। पब्लिक क्यों जमा रखेगी? पब्लिक कहेगी मैं बैंक में ना जमा रखूं, आपके पास क्यों जमा रखेंगे? तो कंपनी उससे कहती है कि हम आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट देंगे, जो बैंक के इंटरेस्ट से कहीं ज़्यादा है। तो इससे पब्लिक को थोड़ी टेम्पटेशन होती है, पब्लिक को लगता है ये एक अट्रैक्टिव है, तो वो पब्लिक उसमें एक फॉर्म भरती है, फॉर्म भर के पैसे जमा करती है। उसके बदल में कंपनी उसे एक रसीद देती है कि आपसे हमें इतने पैसे मिले हैं, जिसको हम इस पीरियड में वापस करेंगे। नॉर्मली ये जो पब्लिक डिपॉजिट्स होती हैं, ये 1 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम होती हैं। इसके फायदा क्या है? अगर पब्लिक को आपके कंपनी पर बहुत विश्वास है तो आप काफी फंड इससे जुटा सकते हो। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 है, आपके एसेट्स पे कोई चार्ज नहीं है इसके बदले में। कई अलग अलग स्रोतों से पूंजी इकट्ठा करने से ये वाला जो मेथड है, इसमें आपका कम कॉस्टली पड़ता है। और फाइनली एक चीज आप जरूर याद रखना कि जो डिपॉजिटर है उसको केवल इंटरेस्ट का राइट है, वोटिंग अधिकार उसके पास नहीं आता। और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। सबसे बड़ा लिमिटेशन तो ये है कि पब्लिक को आप पर विश्वास करना है। अगर वो आपको जानती नहीं है, आप नए कंपनी हो, तो कौन डिपॉजिट करेगा? और अगर वो आपको जानती है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड पब्लिक देखना चाहेगी। अगर आपके नाम में बहुत सारे केस हैं तब पब्लिक नहीं पैसे रखना चाहेगी ना। अगर आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो पब्लिक खुशी होकर आपके कंपनी में पैसे पब्लिक डिपॉजिट करेगी। कंपनी पब्लिक से ना एक और तरीके से भी पूंजी ले सकती है, जिसे कहते हैं ऋण पत्र या डिबेंचर। पब्लिक डिपॉजिट की तरह इसके कई पॉइंट्स बिल्कुल सिमिलर है, देखो इनको।
जो अलग पॉइंट है वो उस पर भी हम एक बार नजर डालते हैं। डिबेंचर्स आर नॉर्मली इशूड फॉर मोर देन 3 years। पब्लिक डिपॉजिट आपको याद है ना, 3 साल से कम, और डिबेंचर होते हैं 3 साल से अधिक इशू किया जाता है। और डिबेंचर्स का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफी हाई होता है। वैसे अभी आरबीआई ने अलाउ किया है जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। ये क्या चीज है? कोई इंसान जीरो इंटरेस्ट पे क्यों ऋण पत्र लेगा, क्यों डिबेंचर लेगा? वो जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर का मतलब है इंटरेस्ट तो नहीं देंगे, पर उस डिबेंचर की वैल्यू बढ़ती जाती है कि जब आप उस डिबेंचर को रिडीम करेंगे तब जो ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी, यही आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न होगा। डिबेंचर इशू करने से पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको अपनी कंपनी से एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से आपकी क्रेडिट रेटिंग करवानी पड़ेगी। व्हाट इज अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी? ये इंडिपेंडेंट पार्टीज होती हैं जो आपके कंपनी का अच्छी तरह से तहकीकात करती हैं और फिर आपको रेटिंग देती है। जितना हाई रेटिंग आपका है उसका मतलब है यू आर अ रिलायबल कंपनी, आपकी कंपनी बिल्कुल सेफ है, इन्वेस्टर इसमें पैसे लगा सकता है। और जितना लो होगा इसके मतलब बहुत ही रिस्की है, अपने पैसे लगा रहे हो तो बहुत ज्यादा जोखिम है। तो आपकी अगर अच्छी क्रेडिट रेटिंग होती है तो इन्वेस्टर आराम से आपके इसमें पैसे रखना चाहता है। जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो डिबेंचर के प्रति जाते हैं। डिबेंचर होल्डर है तो कंपनी ने उससे ऋण लिया है, पर उसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है कंपनी के लिए। साथ ही साथ याद रखें कि डिबेंचर होल्डर को कोई डिविडेंड भी नहीं देना पड़ता, वोटिंग राइट भी नहीं है और उनको आपको कोई डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा। अब किस कंपनी के लिए डिबेंचर सबसे ज्यादा सूटेबल है? जिसकी अर्निंग और इनकम जिसकी एकदम स्टेबल है, उसके लिए ये बहुत ज्यादा सूटेबल है। और इसकी सीमाएं क्या है? डिबेंचर का अर्थ क्या है कि ये कंपनी से आपने लोगों से ऋण लिया है, आपको ये शोध करना ही करना है। आपके बैलेंस शीट पे ये हमेशा रहेगा कि आपको दूसरों को देना है। चाहे इवन आपकी अगर बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, फिर भी जब डिबेंचर का पीरियड खत्म होता है आपको उनके पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। सपोज कंपनी को और भी पैसों की जरूरत हो तो जिनसे वो लोन लेना चाहेंगे वो पहले पूछेंगे आपने किसी डिबेंचर वगैरह हैं आपके, तो जो डिबेंचर्स वो देखेंगे कितने अमाउंट का है, उस अमाउंट को निकाल कर फिर बाद में वो लोन देंगे, क्योंकि लोन की एक सीमा होती है। एक कंपनी इतना ही लोन ले सकती है। डिबेंचर का लोन तो है ही है, एक्स्ट्रा उसको बाकी लोन मिलेगा। अगले नंबर पे हम देखेंगे कमर्शियल पेपर। 1990s में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि वह कई बार कॉर्पोरेट्स को काफी लोन की जरूरत पड़ जाती है पर कम पीरियड के लिए। इसके लिए उन्होंने कमर्शियल पेपर वाला इंस्ट्रूमेंट निकाला। कमर्शियल पेपर क्या चीज है? ये असुरक्षित मुद्रा बाजार का एक लेख पत्र है, विच इज लाइक अ वचन पत्र। तो प्रॉमिसरी नोट, वचन पत्र क्या चीज है? आपने देखोगे नोट कैसे जैसे एग्रीमेंट होते हैं जिसपे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे। क्यों पे कर रहे हैं हम? क्योंकि हमने लोन लिया है, इस लोन को हम इस पीरियड में इस तरीके से पे करेंगे। ये है प्रॉमिसरी नोट। कभी भी किसी को उधार दो, याद रखना पहले एक प्रॉमिसरी नोट बना लेना, नहीं तो फिर कोर्ट में आप प्रूफ करोगे कैसे कि उन्होंने आपसे लोन लिया था। ये जो प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं ये 7 दिन से अधिक और 1 साल से कम पीरियड के लिए होते हैं। तो देखो हमने ना 3 इंस्ट्रूमेंट्स देखे जिससे एक लोन ले सकते हैं। अगर आप प्रॉमिसरी नोट लो तो 7 दिन से 1 साल तक, और अगर आप पब्लिक डिपॉजिट लो तो 1 साल से 3 साल तक, और अगर आप डिबेंचर लो तो 3 साल से अधिक। याद रखना है इसको। कमर्शियल पेपर केवल कंपनीज इशू नहीं करती, ऑल इंडिया लेवल पे जो डीलर्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। कमर्शियल पेपर के लिए आपको कुछ जमानत नहीं रखना, इसलिए इसको अनसिक्योर्ड कहते हैं ना। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट की बात कर रहे थे। इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल, हाईली लिक्विड, आप इसको बेच भी सकते हैं आगे किसी दूसरे को। किसी कंपनी के पास अगर बहुत एक्सेस फंड्स है और वो सोच रही है एक्सेस फंड लेके क्या करूं, तो किसी दूसरे कंपनी के कमर्शियल पेपर में ये कुछ दिन के लिए ये फंड्स रख देती हैं। एंड फाइनली दूसरे कोषों से, दूसरे मेथड से आप जो फंड्स इकट्ठा करते हैं उनकी तुलना में इसमें आपको स्मॉल पीरियड में ज्यादा फंड्स आप इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। और इसकी सीमाएं क्या है? सबसे पहली सीमा जो हमने डिबेंचर्स में भी देखा था कि लोगों को आपकी कंपनी में ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट नहीं है तो लोग क्यों उसमें पैसे रखेंगे? आपका जो कमर्शियल पेपर है ना, इसकी वैलिडिटी जो पीरियड है उस पीरियड में आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई होनी चाहिए। अगर क्रेडिट रेटिंग का पीरियड खत्म हो गया पर तब और आपका कमर्शियल पेपर तब भी चल रहा है, तब उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में इतना तक। अगले वीडियो में हम देखेंगे, और आप हमारे साथ सारे सोशल मीडिया पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि हम रोज इस पे एक मोटिवेशन पोस्ट डालते हैं। आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना ज्यादा अच्छा लगेगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोसी